हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो राजस्थान बोर्ड की क्लास 6 की बुक में कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि इन किताबों को पढ़ना बहुत जरूरी है। इन्हीं किताबों में वो इम्पोर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं जिनसे आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो इन किताबों को जरूर पढ़ लीजिए, और यदि आपने पहले पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज क्लास 7 की बुक को पढ़ेंगे। इस बुक में 10 चैप्टर हैं। तो मेरा प्रयास है कि एक वीडियो में मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेसन कंप्लीट करवा दूं। लगभग एक वीडियो में मैं 3 चैप्टर तो कंप्लीट करवाने का प्रयास करूंगी, ताकि आप कि ये जो क्लास 7 की बुक है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एसएसटी की लगातार प्रैक्टिस की वीडियो आ रही है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पर आप प्रैक्टिस की और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की वीडियो एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला लेसन दिया गया है वन्य जीव एवं संरक्षण। अच्छा लेसन है, आपको इस लेसन से कई प्रश्न मिलेंगे। तो लिखा है, कक्षा में आज एक नए विद्यार्थी का आगमन हुआ। सभी विद्यार्थी उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। शिक्षक ने कक्षा में आकर नए विद्यार्थी से उसका नाम पूछा तथा सत्र के मध्य में प्रवेश का कारण पूछा। विद्यार्थी ने बताया, मेरा नाम ईशान है, मेरे पिता वन विभाग में कार्यरत हैं। उनका हाल ही में भरतपुर से स्थानांतरण इस शहर में हुआ है। वे केवला देव घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में कार्यरत थे। शिक्षक ने कक्षा में बताया कि इस पक्षी उद्यान में साइबेरियन क्रेन यानी कि सारस, बगुला, बया, कोयल, बटेर जैसे अनेक पक्षी पाए जाते हैं। वन्य जीवों एवं पक्षियों के आवास हेतु वन महत्वपूर्ण होते हैं। आगे लिखा है, वनों का महत्व। वनों के महत्व के बारे में बताया जा रहा है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, वन प्रकृति के द्वारा प्रदत्त अमूल्य उपहार हैं। पेड़ पौधे हमें शुद्ध हवा देने के साथ वर्षा में भी सहयोग करते हैं। पेड़ पौधे वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। वन प्राकृतिक सुंदरता के साथ ही जलवायु को सम बनाते हैं। वन आजीविका के साधन भी होते हैं। तो वनों का बहुत ही ज्यादा महत्व है हमारे जीवन में और अन्य जीव जंतुओं के लिए भी, क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा अमूल्य उपहार हैं। इनसे हमें शुद्ध हवा भी मिलती है, ये वर्षा में भी सहायता करते हैं, ये मृदा के बहाव को रोकते हैं। इसके अलावा ये पेड़ पौधे जो होते हैं वन्य जीवों को आश्रय भी प्रदान करते हैं। आगे लिखा है, वनों का आर्थिक महत्व उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादन से होता है। राजस्थान के वनों से हमें इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी, तेंदुपत्ता, बोस, गोंद, खस और कई प्रकार की औषधियां प्राप्त होती हैं। तो ये आपको याद रखना है कि राजस्थान के वनों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। आगे लिखा है, वनों के प्रकार। कि वन जो हैं कितने प्रकार के होते हैं ये भी तो जानना आवश्यक है। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10वां भाग वन क्षेत्र है। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर और सबसे कम वन क्षेत्र चूरू जिले में पाया जाता है, और यही सब आपको याद रखना है। सर्वाधिक वन क्षेत्र है उदयपुर में और सबसे कम है चूरू में। वनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले बताया गया है आरक्षित वनों के बारे में। तो यह सरकारी नियंत्रण में आते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इस क्षेत्र में पशु चराने व लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है। ये कुल वन क्षेत्र के 1/3 से अधिक हैं। कौन? आरक्षित वन। आगे लिखा है सुरक्षित वन। तो यह वन भी सरकारी नियंत्रण में आते हैं। कुछ नियमों के साथ इस क्षेत्र में लकड़ी काटने व पशुओं के चराने की अनुमति दी जाती है। इस प्रकार के वन कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक क्षेत्र पर फैले हैं। तो आपको ये याद रखना है, जो आरक्षित वन होते हैं इनमें लकड़ी काटने और पशु चराने पर पूर्ण प्रतिबंध होता है, और जो सुरक्षित वन होते हैं इनमें कुछ नियमों के साथ लकड़ी काटने और पशु चराने की अनुमति होती है। आगे बढ़ते हैं। अवर्गीकृत वन। तीसरा जो प्रकार है वह है अवर्गीकृत वन। तो इस श्रेणी के वन में पशु चराने व लकड़ी काटने पर किसी भी तरह का सरकारी प्रतिबंध नहीं होता है। अब लिखा है भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण।
तो भौगोलिक दृष्टि से वन कितने प्रकार के हैं? तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में विभक्त करती है। धरातली स्वरूप, जलवायु, वर्षा की मात्रा एवं मिट्टियों की विभिन्नता वनस्पति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से 3 प्रकार के प्रमुख वन पाए जाते हैं। कौन कौन से? उष्णकटिबंधीय वन, सबसे पहले उष्णकटिबंधीय वन है, फिर उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है, फिर है अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब सबके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले लिखा है उष्णकटिबंधीय कटीले वन। तो ये वन राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क भागों में पाए जाते हैं। यह बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, जालौर आदि जिलों में पाए जाते हैं। इन वनों में झाड़ियां एवं कटीले वृक्ष पाए जाते हैं। मुख्य वृक्ष रोहिड़ा, खेजड़ी, धोकड़ा, बेर, बबूल, कैर, नीम आदि है। इस मरुस्थलीय वनस्पति को मरुद्भिद भी कहते हैं। जो मरुस्थलीय वनस्पति है उसे क्या कहते हैं? मरुद्भिद। अब आपको राजस्थान का राजकीय वृक्ष याद रखना है, खेजड़ी। यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं। और राजस्थान के राजकीय पुष्प क्या है? तो रोहिड़ा के पुष्प यहाँ के राजकीय पुष्प हैं। तो ये भी आपको याद रखना है और मैंने आपको प्रश्नों में पढ़ाया भी है। अब जो उष्णकटिबंधीय कटीले वन हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं? तो चलिए विशेषताएं पढ़ लेते हैं। यहाँ तापमान अधिक एवं वर्षा कम होती है। इस क्षेत्र में वृक्षों की पत्तियां छोटी होने के कारण वाष्पीकरण कम मात्रा में होता है। पेड़ों की जड़ें गहरी होती हैं, जिनसे ये जमीन के काफी नीचे से पानी प्राप्त कर सकते हैं। खेजड़ी बहुउपयोगी वृक्ष है। खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है और यही आपको याद भी रखना है। प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है, तो खेजड़ी को। आगे लिखा है यह राज्य वृक्ष भी है। रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है। सेवड़ घास अत्यंत पौष्टिक घास है जो जैसलमेर में पाई जाती है। यहाँ आप रोहिड़ा के पुष्प देख सकते हैं चित्र में। अब दूसरे तरीके के जो वन है वह है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। तो इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। ऐसे वन मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी एवं टोंक जिलों में पाए जाते हैं। इन वनों में सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गूलर, धौक, ढाक, साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम, शीशम आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों की अधिकांश लकड़ियां मजबूत होती हैं। इन वनों के पेड़ ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो आपको ये विशेषताएं याद रखनी है। अगला जो प्रकार है वह है अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो ये वन सदैव हरे भरे दिखते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। इसीलिए इन्हें सदाबहार कहा जाता है कि क्योंकि ये हमेशा ही हरे भरे रहते हैं। ये आबू पर्वतीय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। ये वन पहाड़ी के ऊंचाई वाले भागों में ही पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्यतः आम, बांस, सागवान आदि वृक्ष पाए जाते हैं और ये वर्ष भर हरे भी रहते हैं। ये वृक्ष आपको याद रखना है। तो वनों के बारे में आपको बता दिया। अब लिखा है राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। चलिए राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य एवं संरक्षित क्षेत्र हमारी प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से हैं? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। चलिए इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर जिले में स्थित है और यही आपको याद रखना है, जिला पूछ लिया जाता है। यहाँ साइबेरियन क्रेन, बगुले, बया, कोयल, बटेर आदि पक्षी पाए जाते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो यह सवाई माधोपुर जिले में है। यहाँ बाघ, भालू, चीतल, सांभर, नीलगाय, मगरमच्छ आदि पाए जाते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और तीसरा है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। तो यह कोटा और चित्तौड़गढ़ यानी कि रावतभाटा जिले में फैला हुआ है। यहाँ बाघ, रीछ, जरख,
गीदड़, भेड़िया, सांबर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, सियार आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। तो ये तो थे राष्ट्रीय उद्यान। 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, केवलादेव, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स। अब लिखा है वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। तो अभयारण्य का अर्थ है अभय अरण्य, यानी कि भय मुक्त वन, अर्थात ऐसा वन जहाँ वन्य जीव सुरक्षित रहते हैं, यानी कि सुरक्षित घूम सकें। इसी उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा वन क्षेत्र को संरक्षित किया जाता है। राजस्थान में कई वन्य जीव अभयारण्य हैं, जिनमें से कुछ वन्य जीव अभयारण्य तालिका में दर्शाए गए हैं। तो यहाँ पर कुछ दर्शाए गए हैं, चलिए पढ़ लेते हैं जो दर्शाए गए हैं। पहला लिखा है राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभयारण्य, ये जैसलमेर और बाड़मेर जिले में है। वन्य जीव कौन कौन से हैं यहाँ पर? गोडावन, ये राजकीय पक्षी है राजस्थान का, भेड़िया, सियार, लोमड़ी, चिंकारा और नीलगाय। कैला देवी वन्य जीव अभयारण्य, तो ये सवाई माधोपुर और करौली जिले में है। यहाँ वन्य जीव कौन कौन से हैं? बघेरा, भेड़िया, चीतल और खरगोश। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, तो यह राजसमंद, पाली और उदयपुर जिले में है। बाघ, भालू, चिंकारा, नीलगाय यहाँ पर वन्य जीव हैं। और चौथा है फुलवारी की नाल व अन्य जीव वन्य जीव अभयारण्य, तो यह उदयपुर में है। और यहाँ पर वन्य जीव कौन कौन से हैं? बाघ, चीतल, सियार, भेड़िया और सांभर। अगला लिखा है सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य, तो ये अलवर जिले में है और यहाँ पर बाघ, जरख, सांभर और चीतल पाए जाते हैं। टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य, तो ये राजसमंद, अजमेर और पाली जिले में है। यहाँ तेंदुआ, भालूबाज, सियार, नीलगाय और रीछ पाए जाते हैं। अगला लिखा है सीता माता वन्य जीव अभयारण्य, तो ये प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिले में है। यहाँ पर उड़न, गिलहरी, सांभर और लोमड़ी पाए जाते हैं। अगला लिखा है माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य, तो ये सिरोही जिले में है और यहाँ पर रीछ, जंगली मुर्गा, चिंकारा, सीतल और सांभर पाए जाते हैं। अगला लिखा है रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य, तो ये बूंदी जिले में है और यहाँ पर विषधारी सांप, बाघ और रीछ पाए जाते हैं। जमुआ रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, तो ये जयपुर जिले में है और बघेरा, जरख और सियार, भेड़िया यहाँ पर पाए जाते हैं। और राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य, तो ये कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और चंबल नदी की सहारे ये फैला हुआ है और यहाँ पर घड़ियाल, भेड़िया, सियार और लोमड़ी पाए जाते हैं। तो ये जिले आपको याद रखने हैं। जानवर जो वन्य जीव हैं यहाँ से नहीं पूछे जाएंगे कि कौन सा वन्य जीव कहाँ पाया जाता है, लेकिन जिले आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ नक्शे में भी दिखाया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं ये केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य भी दिखाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है इसके अतिरिक्त राजस्थान में जवाहर सागर अभयारण्य, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, बंद बरेठा वन्य जीव अभयारण्य भरतपुर और भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, बस्सी वन्य जीव अभयारण्य चित्तौड़गढ़, सवाई मानसिंह वन्य जीव अभयारण्य सवाई माधोपुर वन्य जीव अभयारण्य, वन विहार वन्य जीव अभयारण्य, रामसागर वन्य जीव अभयारण्य, केसरबाग वन्य जीव अभयारण्य, जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य, सज्जनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। तो ये अन्य वन्य जीव अभयारण्य भी स्थित हैं, तो इनके नाम दिए गए हैं। आगे लिखा है यहाँ आप चित्र में देख लीजिए, जो राज्य पशु है वह चिंकारा है और घरेलू राजकीय पशु है यानी पालतू वह ऊंट है। तो दोनों ही बातें याद रखिएगा। आगे लिखा है राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का एवं मुकुंदरा हिल्स बाघ संरक्षण परियोजनाएं हैं तथा केवला देव राष्ट्रीय उद्यान एवं सांभर झील वेटलैंड यानी नम भूमि स्थल हैं जहां प्रवासी पक्षी आते हैं। वन्य जीव श्रेणी में चिंकारा एवं पालतू श्रेणी में ऊंट राज्य पशु है। तो ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। अब लिखा है वन संरक्षण के बारे में। तो राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 के अनुसार कुल भूभाग का
लगभग 23% वन क्षेत्र होना चाहिए। राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 में राज्य के संपूर्ण भूभाग के 20% को वृक्षाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया था, ताकि पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संतुलन बने रहने के साथ साथ प्रदेशवासियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लक्ष्यों की प्राप्ति भी संभव हो सके। लेकिन राजस्थान में वन क्षेत्र लगभग 10% ही है। वनों की अंधाधुंध कटाई एवं जागरूकता के अभाव के कारण राजस्थान में आरक्षित वन का क्षेत्रफल समय के साथ कम हुआ है। राजस्थान में वनों का विस्तार एवं संरक्षण प्रत्येक नागरिक का दायित्व है, तो हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, उन्हें काटना नहीं चाहिए। आगे लिखा है, वन संरक्षण के उद्देश्य से राज्य सरकार एवं अनेक संस्थाओं द्वारा जनमानस में जागरूकता हेतु अभियान चलाए गए हैं। वनों से लकड़ी काटने पर पाबंदी लगाई गई। वृक्षारोपण, चारागाह विकास एवं सामाजिक वानिकी के कार्य किए गए। जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, काजरी एवं शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी स्थित है। इस संस्थान का उद्देश्य शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वनों एवं वन्य जीवों के विकास हेतु अनुसंधान करना है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में ठेकेदारों द्वारा वृक्षों को काटा जा रहा था। इन्हें बचाने के लिए उस क्षेत्र के लोगों ने विरोध किया। अमृता देवी के नेतृत्व में 1730 ईस्वी में 363 स्त्री पुरुषों ने वनों को बचाने के लिए वृक्षों से लिपटकर बलिदान कर दिया था। अमृता देवी की स्मृति में यहाँ एक मृग उपवन स्थापित किया गया। प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं को यहाँ विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। और ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ आपको अंडरलाइन मैंने कर दी है, ये आपको याद भी रखना है। और ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि खेजड़ली नरसंहार में किसने अपने प्राणों की आहुति दी थी, तो अमृता देवी ने दी थी। और साथ में इनकी 3 बेटियां भी शामिल थी और लगभग 363 लोग इस नरसंहार में मारे गए थे। तो ये आपको याद रखना है। लेसन होता है यहीं समाप्त। शब्दावली में क्या दिया गया है? वाष्पीकरण क्या होता है? तापमान अधिक होने पर जल का भाप बनकर उड़ जाना। अभ्यारण्य क्या है? पशु पक्षी विहार हेतु संरक्षित वन क्षेत्र। और सदाबहार वन क्या होते हैं? सदा हरा भरा रहने वाला वन। तो पहला लेसन होता है समाप्त। इसमें आपको वनों के बारे में बताया, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताया, और वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में बताया, और वन संरक्षण के बारे में बताया। चलिए नेक्स्ट लेसन पर चलते हैं। अगला लेसन है अध्याय 2 है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। तो चलिए इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। ये मैंने आपको क्लास 6 वाली बुक में बताया था, क्योंकि यहाँ पर अधिक मात्रा में खनिज प्राप्त होते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, प्राकृतिक संसाधनों में खनिज संसाधन महत्वपूर्ण है। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। दैनिक उपयोग में आने वाली अनेक वस्तुएं खनिजों से प्राप्त उत्पादों से निर्मित होती हैं। औद्योगिक विकास के लिए खनिजों की उपलब्धता महत्वपूर्ण होती है। अब खनिज क्या है और क्या इसके उदाहरण हैं, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो लिखा है, खनिज एक निश्चित रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ होते हैं जिन्हें खानों से खोद कर निकाला जाता है, जैसे सीसा, जस्ता, चूना पत्थर, अभ्रक, कोयला, तांबा, लोहा, खनिज तेल आदि। खनिजों के प्रकार, यहाँ पर प्रकार बताए जा रहे हैं, और प्रकार से एक प्रश्न पहले पूछा गया है और मैंने प्रैक्टिस में लिया भी है। तो खनिजों के प्रकार कौन कौन से हैं? लिखा है, धात्विक खनिज। तो जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। इन खनिजों को गलाकर नवीन उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। ये कठोर होते हैं तथा इनमें चमक होती है। तो आपको धात्विक खनिज के बारे में यही याद रखना है कि इनमें धातु की मात्रा पाई जाती है और इन खनिजों को गलाकर नवीन उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं और कठोर होते हैं और ये इनमें चमक होती है। अधात्विक खनिज क्या है? जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। ये प्रकृति में जैसे मिलते हैं उन्हें वैसे ही उपयोग में लाया जाता है, अर्थात इनमें बदलाव नहीं किया जा सकता। तो ये कहलाते हैं अधात्विक खनिज। ऊर्जा खनिज क्या है?
तो जिन खनिजों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें ऊर्जा खनिज कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो धात्विक वे होते हैं जिनमें धातुएं पाई जाती हैं और ये कठोर भी होते हैं और चमक भी होती है इनमें। और अधात्विक वे होते हैं जिनमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती, ये जैसे प्राप्त होते हैं वैसे ही उपयोग कर लिए जाते हैं। और ऊर्जा खनिज वे हैं जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अब यहाँ पर उदाहरण भी बताए गए हैं तालिका में। धात्विक खनिज के उदाहरण क्या हैं? लौह अयस्क, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा। अधात्विक क्या है? चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर, अभ्रक, रॉक फास्फेट, घिया पत्थर, नमक, बलुआ पत्थर, ये अधात्विक खनिज हैं। और ऊर्जा खनिज क्या है? कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है राजस्थान का वोलेस्टोनाइट, जस्पर, सीसा, जस्ता इत्यादि खनिजों में एकाधिकार है। संगमरमर, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, बलुआ पत्थर, चांदी, जिप्सम, रॉक फास्फेट, कैल्साइट, बालक के घिया पत्थर एवं तांबा के उत्पादन में भी राज्य अग्रणी है। खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान का अरावली पर्वतमाला क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ये आपको याद रखना है, जो अरावली पर्वतमाला वाला क्षेत्र है इसमें सर्वाधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। आगे लिखा है देश का अधिकांश सीसा जस्ता राजस्थान में उत्पादित होता है। इसके उप उत्पाद के रूप में चांदी, कैडमियम भी प्राप्त होता है। देवारी उदयपुर में जस्ता शोधक संयंत्र तथा चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित है और यही आपको याद रखना है। आगे लिखा है राजस्थान के प्रमुख खनिज संबंधित जिले एवं उपयोग तालिका में दर्शाए गए हैं। यहाँ ये तालिका दी गई है और इसमें आपको खनिज का नाम, खनिज संबंधित जिले और उपयोग दर्शाया गया है और ये यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, यहाँ से खनिज का उपयोग यानी कि खनिज का नाम और उपयोग दिए गए थे, आपको मिलान करना था। इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है सीसा जस्ता संबंधित जिले कौन कौन से हैं? उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद। उपयोग किसमें किया जाता है? अम्ल बैटरी, सुरक्षा उपकरण, बर्तन, सौंदर्य प्रसाधन और रंग उद्योग में। आगे लिखा है तांबा संबंधित जिले कौन कौन से हैं? झुंझुनू, अलवर और सीकर। उपयोग है विद्युत तार उपकरण और बर्तन बनाने में। लौह अयस्क इससे संबंधित जिले कौन कौन से हैं? जयपुर, सीकर, झुंझुनू। उपयोग क्या है? मशीनरी, रेलवे पटरी और भवन निर्माण। चांदी संबंधित जिला है उदयपुर और राजसमंद। उपयोग क्या है? आभूषण, सिक्के, सजावटी वस्तुएं। जिप्सम संबंधित जिले कौन कौन से हैं? बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर। और उपयोग क्या है? रासायनिक उर्वरक, प्लास्टर ऑफ पेरिस और सीमेंट बनाने में। रॉक फास्फेट तो संबंधित जिले हैं उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, जयपुर और उपयोग है रासायनिक उर्वरक। अभ्रक तो अभ्रक के संबंधित जिले हैं भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर। उपयोग है इनका विद्युत उद्योग, सजावट और दर्पण बनाने में। और वोलेस्टोनाइट संबंधित जिले हैं सिरोही और अजमेर। उपयोग है सिरेमिक उद्योग, कागज उद्योग और रंग उद्योग। तो ये खनिज थे संबंधित जिले और इनके उपयोग बताए गए हैं तालिका में। आगे और भी लिखे हुए हैं। संगमरमर संबंधित जिले हैं राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा। उपयोग क्या है? भवन निर्माण, मूर्ति निर्माण और कलाकृतियां। चूना पत्थर इसके संबंधित जिले कौन कौन से हैं? चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा और उदयपुर। उपयोग क्या है? सीमेंट बनाने में और निर्माण कार्य में। ग्रेनाइट इसके संबंधित जिले कौन कौन से हैं? जालौर, जैसलमेर, पाली, सिरोही और उपयोग है भवन निर्माण, मूर्ति निर्माण। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैप में भी दिखाए गए हैं। यहाँ आप संकेत देख सकते हैं और संकेत के माध्यम से यहाँ
मानचित्र में समझाया गया है कि कौन सा खनिज कहाँ पर पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है ऊर्जा संसाधन। यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जाएगा क्योंकि पहले भी पूछा गया है। लिखा है ऊर्जा संसाधन को दो भागों में विभाजित किया गया है, परंपरागत ऊर्जा संसाधन, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों में कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस इत्यादि आते हैं। ये एक बार उपयोग में ले लेने पर सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों में परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास इत्यादि आते हैं। इनका उपयोग बार बार किया जा सकता है। अब यहाँ पर डिटेल में समझाया जा रहा है ऊर्जा के परंपरागत संसाधन। सबसे पहले लिखा है कोयला। तो कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये जो कोयले के 4 प्रकार हैं, ये प्रकार आपको याद रखने हैं। आगे लिखा है एंथ्रेसाइट कोयला उत्तम किस्म का होता है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। यह कोयला पलाना, बरसिंहसर, बीकानेर, कपूरड़ी, बाड़मेर, मेड़ता रोड, नागौर, जैसलमेर क्षेत्र में मिलता है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ श्री गंगानगर में है। कोटा, काली सिंध, झालावाड़, छबड़ा में कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र हैं। बाड़मेर के गिरल में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र हैं। यहाँ आप चित्र में कोयले की खान देख सकते हैं। आगे लिखा है खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस के बारे में। तो जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर, सांचौर बेसिन, बीकानेर, नागौर बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है। घोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डांडेवाला आदि में प्राकृतिक गैस के भंडार मिलते हैं। सादेवाला जैसलमेर, बाघेवाला बीकानेर, ऐश्वर्या, मंगला बाड़मेर में खनिज तेल पाया जाता है। जैसलमेर में रामगढ़, बारा में अंता, धौलपुर में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह है। तो यही आपको थोड़ा बहुत इसमें से याद रखना है। यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि जैसलमेर में रामगढ़, बारा में अंता, धौलपुर में यहाँ पर प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह हैं, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से हो सकता है प्रश्न बन जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप चित्र में बाड़मेर रिफाइनरी देख सकते हैं। आगे लिखा है जल विद्युत के बारे में। जल विद्युत का ऊर्जा संसाधन में प्रमुख स्थान है। राजस्थान में चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर, राणा प्रताप सागर से जल विद्युत उत्पन्न की जा रही है। बांसवाड़ा जिले में माही बजाज सागर परियोजना से भी जल विद्युत की प्राप्ति हो रही है। कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से भी राजस्थान को विद्युत उत्पादन में हिस्सा प्राप्त हो रहा है, जैसे भाखड़ा नांगल व्यास परियोजना। यहाँ पर चित्र में माही बजाज सागर बांध दिखाया गया है। तो ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत थे। अब लिखा है ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन। गैर परंपरागत साधन कौन कौन से हैं? सबसे पहले लिखा है परमाणु ऊर्जा। तो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है, जो चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा में स्थित है। ये आपको याद रखना है। यह पहला अत्याधुनिक तकनीक एवं प्रौद्योगिकी से बनाया गया संयंत्र है। दूसरा लिखा है पवन ऊर्जा। राजस्थान का भौतिक स्वरूप एवं जलवायु पवन ऊर्जा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। वर्तमान में जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में पवन आधारित विद्युत गृह स्थापित है। यहाँ पर आप रावत भाटा परमाणु केंद्र देख सकते हैं और ये पवन चक्की आप देख सकते हैं, जिनसे पवन ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। आगे लिखा है बायोगैस। राजस्थान में पशुपालन,
प्रमुख व्यवसाय होने के कारण बायोगैस संयंत्र लगाए गए हैं। उदयपुर, जयपुर सहित अनेक जिलों में छोटे छोटे बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा बायोगैस संयंत्र स्थापित करने हेतु अनुदान भी दिया जाता है। इसका उपयोग घरेलू ऊर्जा के रूप में हो रहा है। आगे लिखा है सौर ऊर्जा। तो राजस्थान एक गर्म प्रदेश है, अतः सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग संभव है। इससे सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना भी बढ़ जाती है। सौर ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा संयंत्र, स्ट्रीट लाइट, सोलर कुकर, वाटर हीटर्स आदि में किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा चलित छत, सौर ऊर्जा संयंत्रों एवं घरेलू उपकरणों पर वित्तीय सहायता देकर इनके उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। भाडला में देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना की गई है। यहाँ आप बायोगैस संयंत्र देख सकते हैं चित्र में, और यहाँ पर सोलर पैनल देख सकते हैं। आगे लिखा है हमारे पास खनिज संसाधन एवं परंपरागत ऊर्जा संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। लाखों वर्षों की भूगर्भिक प्रक्रिया द्वारा खनिज बनते हैं। हमें खनिजों के अनियमित दोहन पर नियंत्रण करना चाहिए। ऊर्जा के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अपव्यय को रोकना चाहिए। तो इस लेसन में खनिज संसाधनों के बारे में और ऊर्जा के स्रोत के बारे में जाना। शब्दावली क्या क्या लिखी हुई है। सौर ऊर्जा क्या है? जो सूर्य से प्राप्त होती है ऊर्जा। और अयस्क क्या है? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जिससे धातु प्राप्त की जा सकती है, अयस्क कहलाते हैं। तो ये लेसन यहीं पर होता है समाप्त। चलिए अगले लेसन पर चलते हैं। तो अध्याय तीसरा है कृषि एवं सिंचाई। इसमें कृषि के बारे में, फसलों के बारे में, सिंचाई के जो साधन हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है होली की छुट्टियों में मनोज अपने पापा मम्मी के साथ अपने गांव जा रहा था। रास्ते में चारों तरफ खेतों में फसलें खड़ी थी। मनोज ने उत्सुकता से पापा से पूछा, यह कौन सी फसल है? पापा ने बताया, यह गेहूं की फसल है। गांव में अधिकांश लोग खेती करते हैं, जिनको किसान या कृषक कहते हैं। किसान फसल बोता है, देखभाल करता है एवं उसका उत्पादन करता है। खाद्यान्न हमारे भोजन का मुख्य अंग है। कृषि का महत्व क्या है? चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है। फसल उगाकर खाद्यान्न एवं अन्य उत्पाद पैदा करना कृषि कहलाता है। राज्य की लगभग 2/3 जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है। राज्य की अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्य करके ही अपनी रोजी रोटी कमाती है। तो राजस्थान की लगभग 2/3 जो जनसंख्या है उसका मुख्य व्यवसाय कृषि है। आगे लिखा है कृषि से उद्योगों को कच्चा माल मिलता है और साथ ही राज्य की आत्मनिर्भरता बढ़ती है। अब यहाँ की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? प्रत्येक फसल को एक निश्चित तापमान, पानी की मात्रा, मृदा एवं जलवायु की आवश्यकता होती है। अतः मौसम के अनुसार अलग अलग फसल बोई जाती है। अब मौसम के आधार पर फसलें बताई जा रही हैं। रबी की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है और जायद की फसल होती है। रबी की फसल में क्या क्या उगाया जाता है? रबी की फसल में गेहूं, सरसों, चुकंदर, चना, जौ आदि उगाया जाता है। और यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सी फसल रबी की फसल है, तो आपको बताना होता है। तो याद रखिएगा कौन कौन सी फसलें रबी की फसल में उगाई जाती हैं। खरीफ की फसल में क्या क्या उगाते हैं? बाजरा, गुआर, मक्का, चावल, मूंग, मोठ, तिल, ज्वार, मूंगफली, कपास, गन्ना, ये सभी खरीफ की फसलें हैं। और जायद की फसल में फल, खरबूजा, तरबूज, सब्जी, ककड़ी, खीरा, ये भी जायद की फसलों में उगाते हैं। बुआई का समय क्या है रबी की फसल का? अक्टूबर से नवंबर। खरीफ की फसल का बुआई का समय क्या है? जुलाई। और जायद की फसल का बुआई का समय क्या है? अप्रैल। रबी की फसल कब काटी जाती है? मार्च और अप्रैल में। खरीफ की कब काटी जाती है? अक्टूबर नवंबर में। और जायद की जून में काट ली जाती है। जो जायद की फसल है ये गर्मी के मौसम में की जाती है। तो ये आपको याद रखना है। रबी और खरीफ और जायद की फसलें जो होती हैं उनमें क्या क्या उगाया जाता है, बुआई का समय क्या है और कटाई कब की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन फसलों के उत्पाद से तेल निकाला जाता है उन्हें तिलहन कहते हैं, जैसे तिल, मूंगफली, सरसों आदि। जिन फसल उत्पादन से दालें बनाई जाती हैं उन्हें दलहन कहते हैं, जैसे मूंग, मोठ, चना आदि।
तो जिनसे तेल प्राप्त होता है वे तिलहन होती हैं और जिनसे दाल प्राप्त होती हैं वह दलहन होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है उपयोग के आधार पर फसलें दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी हैं? पहली है खाद्यान्न फसलें और दूसरी व्यापारिक फसलें। ये उपयोग के आधार पर है। खाद्यान्न फसलें क्या होती हैं? जिन फसलों के उत्पाद भोजन के लिए उपयोग में लिए जाते हैं वे खाद्यान्न फसलें कहलाती हैं, जैसे गेहूं, जौ, ज्वार, मक्का, चावल, दालें। और व्यापारिक फसलें क्या होती हैं? जिन फसलों का उत्पादन केवल व्यवसाय के लिए किया जाता है उन्हें व्यापारिक फसलें कहते हैं, जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन आदि। तो उपयोग के आधार पर दो प्रकार की फसलें हैं, खाद्यान्न फसलें, व्यापारिक फसलें। जिन फसलों का उत्पादन भोजन के लिए उपयोग में जिनका उपयोग किया जाता है भोजन के लिए तो वह कहलाती हैं खाद्यान्न फसलें, और व्यापारिक फसलें जिन फसलों का उत्पादन केवल व्यवसाय के लिए किया जाता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है। राजस्थान में कई बार वर्षा की कमी से अकाल पड़ जाता है, कभी वर्षा की अधिकता से बाढ़ आ जाती है। इन कारणों से फसलों का उत्पादन कम हो जाता है, अतः खाने की वस्तुओं को जूठा छोड़कर बर्बाद नहीं करना चाहिए, और ये बात बिल्कुल भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप चित्र में सरसों का खेत देख सकते हैं। अब लिखा है राजस्थान में बोई जाने वाली प्रमुख फसल एवं उत्पादक जिले, यानी कौन सी फसल किस जिले में उगाई जाती है अधिक मात्रा में। लिखा है गेहूं। सबसे पहले गेहूं के बारे में बताया जा रहा है। तो यह रबी की फसल है। राजस्थान में इसे शीतकाल में उगाया जाता है। राजस्थान के प्रमुख गेहूं उत्पादक जिले श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारां, भरतपुर इत्यादि हैं। तो ये जिले आपको याद रखने हैं। तो गेहूं इन जिलों में अधिक मात्रा में उगाया जाता है। आगे लिखा है जौ एवं ज्वार। तो ये शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु की फसलें हैं। जौ का उत्पादन जयपुर, श्रीगंगानगर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर, झुंझुनू, नागौर इत्यादि जिलों में किया जाता है। ज्वार का उत्पादन अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर, जयपुर इत्यादि जिलों में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है मक्का। लिखा है मक्का राजस्थान का विशेषकर मेवाड़ का प्रमुख भोजन है। मक्का से ही पॉपकॉर्न, कॉर्नफ्लेक्स इत्यादि खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद आदि प्रमुख मक्का उत्पादक जिले हैं। बाजरा। तो राजस्थान की जलवायु बाजरे के लिए उपयुक्त है। यह कम वर्षा, उच्च तापमान तथा उपजाऊ बलुई मिट्टी में उगाया जाता है। यह राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न है। बाजरे के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है, और ये आपको याद रखना है। अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, जोधपुर जिलों में बाजरे का उत्पादन किया जाता है। आगे लिखा है चना। तो चना रबी की प्रमुख फसल है। चने का उत्पादन बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर, पाली जिलों में होता है। चने के अलावा मूंग, मोठ, उड़द और अरहर अन्य दलहन हैं जो राज्य में उत्पादित हैं। तो चना जो है रबी की प्रमुख फसल है। सरसों। तो ये भी रबी की ही फसल है। लिखा है राजस्थान देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादक राज्य है। ये रबी की फसल है। सरसों के प्रमुख उत्पादक जिले अलवर, टोंक, भरतपुर, श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर और बारां हैं। तो ये कुछ मुख्य फसलें थी जिनका उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। अब लिखा है आगे इन फसलों के अलावा राजस्थान में चावल, कपास, ईसबगोल, राई, अलसी, गन्ना इत्यादि फसलें भी बोई जाती हैं। राजस्थान का बाजरा, ईसबगोल, सरसों, ज्वार, सरसों, ग्वार, मोठ व जीरे के उत्पादन में देश में प्रथम है, और ये आपको याद रखना है। जिन जिन फसलों के उत्पादन में राजस्थान प्रथम है तो उन फसलों के नाम आपको याद रखने हैं। अब लिखा है सिंचाई के साधन। उसके पहले यहाँ एक
महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है, वो भी पढ़ लेते हैं। राजस्थान राज्य के श्री गंगानगर जिले में सूरतगढ़ में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है। चलिए अब पढ़ते हैं सिंचाई के साधन। लिखा है फसल के उत्पादन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क कृषि एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आर्द्र कृषि की जाती है। सिंचाई की सहायता से फसलों का उत्पादन सिंचित कृषि कहलाता है। विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के सिंचाई के साधन काम में लिए जाते हैं। राज्य में सिंचाई के प्रमुख साधन कुएं एवं नलकूप, नहरें, तालाब इत्यादि हैं। यानी कि इन्हीं साधनों से राज्य में सिंचाई की जाती है। आगे लिखा है राजस्थान में सिंचाई के साधनों में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से की जाती है और यही आपको याद रखना है। जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर आदि जिलों में इन साधनों से सिंचाई की जाती है। यहाँ आप चित्र में भी सिंचाई के साधन देख सकते हैं। ये कुआं है, ये नलकूप है, ये तालाब देख सकते हैं यहाँ आप, और ये नहर। आगे लिखा है राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर जिलों में नहरी सिंचाई की जाती है। भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, अलवर, टोंक, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, पाली, जालौर इत्यादि जिलों में भी नहरी सिंचाई होती है। यहाँ पर आप ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं। सिंचाई के साधन जो ब्लू कलर से दिखाई जा रहे हैं वे नलकूप हैं। नहरें लाल कलर से दिखाई जा रही हैं, रेड कलर से। कुएं ग्रीन कलर से। तालाब आप लोग देख लीजिए, पर्पल कलर से दिखाई दे रहे हैं। और अन्य दिखाई दे रहे हैं स्काई ब्लू कलर से। आगे बढ़ते हैं। भूजल के अत्यधिक उपयोग से भूमिगत जल का स्तर नीचे जा रहा है। वर्षा जल के संरक्षण एवं प्राकृतिक जल स्रोत के पुनरुद्धार की आवश्यकता है। कुएं एवं नलकूपों से की जाने वाली सिंचाई अगर फव्वारा के माध्यम से बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से की जाए तो जल की बचत होती है। धोरे एवं नहरें अगर पक्की बना ली जाएं तो उनसे भी जल की बचत होती है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखा हुआ है और यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कई प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो लिखा है वाटरमैन यानी जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। वे जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने नौकरी छोड़कर घर का सामान बेचकर राजस्थान जैसे राज्य को जल संकट से उबारने के लिए काम किया। उन्हें रमन मैगसेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जल पुरुष किसे कहा जाता है? तो राजेंद्र सिंह को। शब्दावली क्या क्या लिखी हुई है? कृषि फसल उगाकर खाद्यान्न एवं अन्य उत्पाद पैदा करना कृषि कहलाता है। रबी की फसल क्या है? अक्टूबर नवंबर में बोई जाकर मार्च अप्रैल में काटी जाने वाली फसल। और खरीफ की जुलाई में बोई जाकर अक्टूबर नवंबर में काटी जाने वाली फसल। तो लेसन होता है यहीं समाप्त। 3 लेसन मैंने इस वीडियो में कंप्लीट करवाए, पहला, दूसरा, तीसरा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको एग्जाम से संबंधित कोई भी डाउट हो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। आप लोगों के कहने पर मैंने ये वीडियो बनाई है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।